हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हम लोग इसमें घटना चक्र हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके क्रम में अभी हम लोग मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हैं और हमने जो है एंशिएंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 वीडियो में कंपाइल करके भी दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। और आज हमारा मिडिवल हिस्ट्री का भी जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। विविध टॉपिक का नाम है मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्या यूनानियों ने किया था, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या तुर्कों ने? अब देखिए एक चीज़ तो समझ लीजिए, अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो कम से कम अंग्रेजों का जो ऑप्शन है वो तो यहाँ नहीं होगा। एग्जाम में हालांकि ये चीज़ें नहीं मायने रखेंगी, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना पता रहेगा कि दिल्ली सल्तनत से है या कहाँ से है। वहाँ तो ये टॉपिक वाइज डिवाइड रहता नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं बता रही हूँ। और मुगल भी अभी तक नहीं आए हैं तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। यूनानियों का भी हमने अभी तक तो कोई जिक्र मतलब नहीं, जिक्र तो किया था लेकिन प्राचीन इतिहास में किया था, ठीक है। यहाँ पे नहीं किया था, मिडिवल हिस्ट्री में नहीं किया था। तो उत्तर कौन हो जाएगा? तुर्क, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो आप देखिए भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है ये किसके द्वारा किया गया था? तुर्कों के द्वारा। ज्ञातव्य मतलब होता है कि पहले से हमें ये इस बात की जानकारी है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, वो पोलो यानी कि चौगान का शौकीन था और यही खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो वही कब हुआ था? 1210 में। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो वो तो भाई हुमायूं थे। लेकिन अगर कोई पूछे कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग कह रहे थे कि घटना चक्र की ज्योग्राफी कराई जाए, ठीक है। तो मेरे पास पीडीएफ थी लेकिन काफ़ी ब्लर था, तो उसका मैंने अभी मतलब ढूंढ लिया है कि किस तरह से हम उसको थोड़ा हाई क्वालिटी में इंक्रीज करके और उसको जो है फॉन्ट एकदम साफ साफ दिखे इस तरह से सॉल्व करा सकते हैं। तो आज से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज से शाम 6 बजे, कब? शाम 6 बजे आपको घटना चक्र ज्योग्राफी जो है वो सॉल्व कराया जाएगा, ऐसे ही जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री सॉल्व किया, ठीक है। तो आज हम लोग पहला टॉपिक उसमें देखेंगे भारत का भूगोल में सामान्य परिचय, ठीक है। तो आप लोग उसके साथ जुड़ना मत भूलिएगा। जैसे 11 बजे डेली मतलब कि आपको यहाँ पे 11 बजे हिस्ट्री की क्लासेस मिलती हैं, वैसे ही शाम को 6 बजे प्रीमियर में ही आपको घटना चक्र जियोग्राफी की जो मतलब क्लासेस हैं वो मिलेंगी। और तो जुड़ना मत भूलिएगा, प्रीमियर में रहेगा तो आप लोग चाहें तो उसको लाइव भी देख सकते हैं, लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा कुल मिलाकर के, ठीक है। चलें आगे देखिए, आपको ना सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि चलो बताओ कौन सा किससे सुमेलित है। कह रहे हैं कि फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत, बलबन, नौरोज, अलाउद्दीन खिलजी, नेहरू का निर्माण, जहांगीर, सर थॉमस शुरू। तो इसमें जो है ना कुल मिलाकर के कौन सी घटना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। हम लोगों ने देखा था कि जो एफएसटी है यानी कि फिरोज शाह तुगलक है, इसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा था। हालांकि सर्वप्रथम जो नहरों की बात है वो आती है तो वो जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है ना। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या जलालुद्दीन खिलजी है या फिर कोई और है। वहीं आप देखें बलबन, तो इसके द्वारा एक त्यौहार मनाए जाने की प्रथा स्टार्ट की गई थी, ये नौरोज त्यौहार, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? ये तो दरअसल ये पारसियों का त्यौहार है नौरोज, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इसने दीवाने रियासत नामक एक जो है संस्था बनाई। और बचा जहांगीर, तो ये सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर से संबंधित है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग इसको मैच करके देखें तो क्या होगा? ए का तो 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का हो जाएगा 2 और सी का क्या हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। 32 14। चलिए देखते हैं कहाँ पे है 32 14। ऑप्शन बी में है, ये देखिए आपको ऑप्शन बी में इसका उत्तर मिल गया, ठीक है। चलिए तो आप देखिए कि राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवाने रियासत विभाग की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी?
अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, आर्थिक मामलों से संबंधित है, यानी आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए इस विभाग का निर्माण इसने करवाया था। आगे देखिए FST, इसने नहरों का निर्माण करवाया, और लेकिन सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराने का जो श्रेय है वो इसको नहीं जाता। ठीक, फारसी त्योहार है नवरोज, जिसको बलबन के द्वारा दिल्ली दरबार में प्रचलित किया गया। बचा अंग्रेज मतलब कि अंग्रेज एक आया हुआ था अंग्रेज, जिसका नाम था सर थॉमस रो। ठीक है, तो ये मुगल शासक जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। आगे देखेंगे क्या आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो कोई सहिष्णु शासक ही रहा होगा। कट्टर होता तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें ना देखने को मिलती। आजकल कट्टरता का आप प्रमाण देख रहे होंगे। लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों, कौन सा हिंदू राष्ट्र उनको चाहिए नहीं पता है। भगवान करे कि जैसी चीज़ें चल रही हैं नॉर्मली वैसे ही चलती रहें, क्योंकि जहाँ पर भी धर्म के आधार पर राज्य चल रहे हैं वहाँ की स्थिति को देख लीजिए, और जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं वहाँ की स्थिति को देख लीजिए। आपको जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ मिलेंगी वो सब धर्मनिरपेक्ष ही हैं, चाहे आप US को देखिए, चाहे कनाडा को देखिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो धर्मनिरपेक्ष ही हैं। और जहाँ पे धार्मिक राज्य है जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, उसको देख कर भी हम लोगों की आंख नहीं खुल रही है। इतनी बड़ी रैली निकली हुई है मतलब कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हो सकता है आप लोगों में से किसी को बहुत खराब लग जाए कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच यही है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, तो हम अपनी विचारधारा को ही सपोर्ट करेंगे कम से कम। और एज अ अभ्यर्थी आपको भी चाहिए कि आप ना संविधान को सपोर्ट करें। ये धार्मिक राज्य के बारे में तो बिल्कुल भी आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान धार्मिक राज्य है। अपना क्यों कहेंगे, पाकिस्तान वो भी धार्मिक राज्य है। वहाँ की स्थिति को और हमारे यहाँ की स्थिति को तोल लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना जो है हम लोग प्लस में हैं अगर हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है तो। ठीक है, चलें आगे देखें। तो निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ध्यान रखिएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। ऑप्शन C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नाम है उनका नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इनके टाइम पीरियड में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत तो खुसरो खां, जिसका नाम आगे चल करके क्या पड़ा, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसने दिल्ली की गद्दी फिर संभाली थी। ठीक है, तो किसकी मृत्यु के बाद, मुबारक शाह की। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, एकदम सही बात है, इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। और गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी, तो हाँ हुमायूं की बहन थी, इन्होंने हुमायूंनामा भी लिखा है, तो ये बात भी ठीक है। कह रहे हैं हमीदा बानो बेगम ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। अरे हुमायूं वहाँ से तुमको कूट कूट के मारेंगे, ध्यान रखिएगा। बेगम जो है हमीदा बानो बेगम ये कौन थी, तो ये भैया अकबर की मम्मी थी। ठीक है, और हुमायूं की पत्नी थी, तो यही वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। शाह तुर्कान, तो ये वही इल्तुतमिश की पत्नी है जिन्होंने जो है रजिया को इनके पद से अपदस्थ करने की कोशिश की थी। मतलब कि आप देखें जब इल्तुतमिश मरे थे ना, तो उसके पहले ही उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी जो है वो घोषित किया था, लेकिन शाह तुर्कान ने निपटा दिया था। निपटाने का मतलब है कि अपने बेटे को जो है गद्दी दे दी थी, तो वो आप लोगों ने देखा ही होगा। खैर, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन C वाला, यानी कि हमीदा बानो बेगम जो है ये कौन थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बिल्कुल भी नहीं थी, ये हुमायूं की पत्नी और अकबर महान की मम्मी थी। चलिए व्याख्या में ऐसा है क्या जो बताऊं, आगे देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रॉन्ग बताना है आपको। कह रहे हैं इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, तो हमने हाँ कल की वीडियो में बताया था कि इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आए थे, और ये क्वेश्चन BPSC TRE में पूछा गया था। मार्को पोलो इटली का था, एकदम सही बात है। कह रहे हैं अब्दुल रज्जाक तुर्की थे, यही गलत है। नूनिस पुर्तगाली थे, ये ठीक है। ठीक है, तो तीसरा वाला रॉन्ग है। यहाँ देखिए इब्न बतूता, इसका टाइम पीरियड देख लीजिए 1333 से 1347, और आपको पता है किसके टाइम पीरियड में आया था, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आया था। ठीक है, समय देख लीजिए, और कितने के टाइम पीरियड भी जाने रहिए कि 1325 से 1351 जो है ये MBT का टाइम पीरियड रहा है। आगे देखिए मार्को पोलो, जिसको मतलब जो कि इटली का मतलब कि प्रसिद्ध व्यक्ति था, जो कि हमारे यहाँ यात्रा पे आया था, तो हम कह सकते हैं कि इटली का व्यक्ति जो हमारे यहाँ यात्रा किया था वो है मार्को पोलो। ठीक है,
पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर, जिसका समय 1268 से 1310 ईस्वी दिया गया है, इनके टाइम पीरियड में ये भारत की यात्रा पे आया। वहीं ईरानी यात्री, वहां पे क्या दिया था, तुर्की साथ दिया था ना, तो ईरान से आए हुए थे अब्दुल रज्जाक, जो कि देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आए थे, और देवराय द्वितीय का समय क्या है, 1422 से 1446। और आगे देखिए, नूनिस, ये पुर्तगाल का यात्री और अश्व व्यापारी था, विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा की थी। अब पता है, एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेंगे कि चलो इन चारों का हम नाम दिए हैं, आप इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाओ कि कौन सबसे पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, तो ध्यान से इनको देख लीजिए। आगे देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि निम्न यात्री, ये आ गया देखिए उस टाइप का एक क्वेश्चन, कि निम्न यात्रियों के पधारने का मतलब कि क्या अनुक्रम रहा है, पधारने का अनुक्रम। चलिए, कुल मिला के जो भारत की यात्रा पे आए तो उनको आप क्रोनोलॉजी में सेट करो। ऑप्शंस में आपको इब्न बतूता दिए हैं, अलबरूनी, मनूची और ट्रेवर्नियर दिया हुआ है। चलिए मिला लेंगे हम लोग इन, तो उत्तर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अलबरूनी आया, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद आया ट्रेवर्नियर, फिर मनूची। अगर हम लोग इसकी व्याख्या देख लें तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले अलबरूनी को देखिए कि जो अलबरूनी है ये प्राचीन ख्वारिज्म, जिस खीवा कहा जाता था वहाँ का निवासी था। ठीक है, मतलब खीवा अब कहा जाता है, ख्वारिज्म पहले कहा जाता था। आगे देखिए, महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वो एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वो उसके साथ भारत में आया था। ठीक है, तो भारत में वो ऐसे नहीं आया था, महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था भारत में तो उसके साथ ही आया था। नेक्स्ट देखिए, इब्न बतूता, अभी हमने देखा मोरक्को से आया था एमबीटी के टाइम पीरियड में। ठीक है, और एमबीटी भैया इतना इनको पसंद किया कि उनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चाइना भेजा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इवन ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि जब चाइना में इब्न बतूता ने मतलब इनको भेजा तो उस टाइम चाइना का शासक कौन था। चलिए कमेंट करके बताइए, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। आगे देखिए, इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। तो कल की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने साहित्य ही देखा था, तो हमने बताया था कि किताब उल रहला ये किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की। आगे देखेंगे, ट्रेवर्नियर की बात की जा रही है तो भैया ये फ्रांस से आए थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी में शाहजहां के टाइम पीरियड में। और ये पेशे से कौन था, जौहरी, मतलब सोनार टाइप का, जौहरी मतलब जो जेवर का निर्माण करते हैं। 6 बार इसने पूर्व की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने कहाँ पे मतलब दिया है, द 6 वॉयजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवर्नियर। ठीक है, इतनी भयानक पुस्तक में इसने अपना मतलब कि यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। फिर देखेंगे मनुची, तो जो मनुची हैं इन कब हमारे यहाँ आए, इनको देख लीजिए 1653 से 1708 के मध्य। और आया कहाँ से था, मतलब इतालवी यात्री था। और 14 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। समझ रहे हैं, 13-14 वर्ष में लोग इतनी लंबी यात्रा कर ले रहे हैं और इतना बड़ा नाम कमा के गए हैं कि आज भी हम इनको याद कर रहे हैं। और इतालवी मतलब समझ रहे हैं ना, इटली का यात्री था। आगे देखिए, इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी भी की, मतलब विदेश से आया और हमारे यहाँ नौकरी भी कर लिया। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। देख रहे हैं, प्रोग्रेस भी कर रहा है। स्टोरिया दो मोगोर या मुगल इंडिया 1653 से 1708, इस तरह मतलब इस नाम का इसने संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। देख रहे हैं, मतलब हम लोगों से आधेड़ उम्र के लोग, यानी कि हम लोगों से आधी से भी कम उम्र के लोग कितना कुछ करके चले गए, और हम लोग यहाँ तैयारी में जुटे हुए हैं, फालतू झकमरा रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे। ऑप्शंस देख लीजिए, सूफी संत, खान, मलिक या फिर उलेमा। तो ऑप्शन उत्तर पहले ही दिख गया था, तो उलेमा लोग थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों यानी उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान यानी कि पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन कुलाहदारान कहलाते थे। तो देख रहे हैं, ऐसा मतलब जिस हिसाब से हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला है सैयदों से। ठीक है, तो अरब के व्यापारी, कलंदर, ये सब नहीं होगा, इसका हो जाएगा सैयद। ठीक है, ऑप्शन डी। तो मुस्लिम धर्म में सैयद
पीर आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारकों का एक समूह है। राज्य के द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त जो पीर सैयद हैं, इनको सामूहिक रूप से दस्तार बंदगान कहा जाता है, अर्थात टोपी या कुलाह पहनने वाले। इसमें सैयद विशेष प्रकार की नुकीली टोपी पहनते थे जिन्हें कुलाहदारान कहा जाता था। और जहाँ तक ये डेफिनेशन दिख रही है, जिस तरह से इसकी व्याख्या दिख रही ना, तो ये सैयद वंश का क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो ये भैया जो पीर पीर मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ जो पुजारी होते हैं सन्यासी टाइप के, उस तरह का पीर होता है। मुसलमानों में भी होते हैं पीर, आते हैं कभी कभी जो है ना, वैसे भगवान की भक्ति करते हुए लोग आते हैं दरवाजे पे, अगर आपके कुछ हो तो फिर दो, तो वही हैं पीर, ठीक है। हम लोगों के यहाँ तो पीर ही कहते हैं, मे बी और कुछ कहा जाता हो उन्हें, लेकिन है वही कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सैयद वंश नहीं है। ये जो चीज़ें बताई गई हैं, ये मुस्लिम धर्म में सैयद यानी कि सैयद या पीर आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारकों का एक समूह हुआ करता था। कुल मिलाकर के पीर लोग जो थे उनका एक समूह हुआ करता था, और इनके द्वारा जो है एक विशेष प्रकार की नुकीली टोपी पहनी जाती थी, जिसके कारण मतलब कि इन्हें क्या कहा गया, सैयद कहा गया, और कुलाहदारान भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, उस टोपी की वजह से। ठीक, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब कि सैयद वंश से क्वेश्चन है, नहीं ऐसा नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए हो सकता है ना दोनों ऑप्शन देकर के वैसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर और उसमें जो है दे दे ऑप्शन कि सैयद वंश या फिर सैयद, तो फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना ये किसके द्वारा दी गई थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को से आया, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, या फिर निकोलो कॉन्टी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में जो प्रयोग है, इसको स्टार्ट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया, तो सादिद्दीन इतना टफ नाम रहता है, पढ़ने में मुश्किल होती है, तो सादिद्दीन मोहम्मद इब्न मोहम्मद औफी, वैसे इनको केवल और केवल औफी के नाम से हम लोग जानते हैं, इतना बड़ा सा नाम नहीं याद रखा जाता। ऊपर से देखिए बुखारी भी लिखा हुआ है, तो मतलब इतना लंबा सा एक नेम है। औफी अकेले याद रखिए कि इनके द्वारा दी गई थी। पुस्तक का नाम भी देख लीजिए, लुबाब उल अलबाब, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, जवामी उल हिकायत, ठीक है। और जवामी उल हिकायत जो है, इसमें इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। दिशा सूचक यंत्र मतलब कौन सी दिशा में कौन सी चीज पड़ेगी, वही है दिशा सूचक यंत्र। आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम को नीचे कूट के माध्यम से सही आपको चयन करके बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, अकबर, शेरशाह। मुझे लगता है ये बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अकबर सबसे लास्ट में आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। रजिया सुल्तान सबसे पहले आएंगी क्योंकि ये ममलूक वंश से रिलेटेड हैं, तो चौथा सबसे पहले होगा। उत्तर देखिए मिल गया ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो देखिए, रजिया सुल्तान इनका समय 1236 से 1240, अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316, शेरशाह 1540 से 45, और अकबर 1556 से 1605, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में युद्ध दिया गया है, दूसरी साइड मतलब कब वो युद्ध हुआ था ये दिया गया है, और हमें मिलान करना है ईयर के साथ, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या देखिए, चंदवाड़ का युद्ध, तो ये वही चंदवाड़ मतलब वही चंदावर का युद्ध होना चाहिए, जयचंद के साथ जो हुआ था। दूसरा तैमूर का आक्रमण, तीसरा है तालीकोटा का युद्ध, और चौथा है घाघरा का युद्ध, ठीक है। चलिए फटाफट मिला लेंगे हम लोग। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, मुझे मतलब एकदम कंफर्म ये है, तो सबसे पहले वही मिलाएंगे जो एकदम कंफर्म है। तो सी का 4 देखिए, सी का 4 दो जगह है, तो ए और सी ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, इन्हें तो क्रॉस कर दीजिए। बचा हमारे पास जो अन्य दो ऑप्शन है उसको देखिए। तो अब देखिए चंदवाड़ का युद्ध, ए का 2 दो जगह ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे आपका उत्तर नहीं निकलेगा। फिर देखिए तैमूर का आक्रमण और घाघरा का युद्ध, तो ये जो घाघरा का युद्ध है ये कब हुआ था, 1529 में, और तैमूर का आक्रमण 1398 में। इस हिसाब से यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए का 2 और बी का हो जाएगा 1, तो उत्तर मिल गया हमारा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो ये घाघरा का युद्ध, तो 1526 में सर्वप्रथम जो बाबर हमारे यहाँ मतलब कि आक्रमण करता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ, तो उसके बाद 1530 में इसकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, लगातार ये मतलब कि युद्ध करता रहता है। कैसे, इसके लिए ट्रिक्स मैंने देखी हुई है, बहुत पहले देखी थी यूट्यूब पे, खाना खाकर पानी पीकर,
नहीं, पहले आया पानी पीकर, फिर आया खाना खाकर, फिर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ठीक है, तो आप भी ऐसे चाहें तो याद रख सकते हैं। हालांकि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग मतलब मुगल काल पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब मुगल काल आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं अभी से ही कि पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो पानी पीकर इट मीन्स पानीपत का युद्ध, खाना खाकर इट मीन्स खानवा का युद्ध, चंदेरी चली यानी कि चंदेरी का युद्ध, और घाघरा पहनकर इट मीन्स घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो कुछ ऐसी फनी ट्रिक्स होती हैं, लोग मतलब इसमें बहुत प्रयास करके निकालते हैं, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए अगर याद रह जाता है तो। चलिए आगे, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रॉन्ग बताना है आपको। कह रहे हैं बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध। समझ तो आ ही गया होगा कि कौन शासक कहाँ से रिलेटेड है। रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा। तो बताइए कौन हो जाएंगे इसमें गलत। तो इसका जो उत्तर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, चांद बीबी ये अवध से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो आप देखिए जो चांद बीबी है ना, ये अहमदनगर से संबंधित है, और अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम इनकी क्या थी, पुत्री थी, और इनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से था। ठीक है, जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान तो हम सभी जानते हैं दिल्ली से, और बाज बहादुर ये मालवा से ही रिलेटेड थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास चीज़ें क्या हैं, आपको ना क्रोनोलॉजी दी गई है। क्या है क्रोनोलॉजी में, कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और घटनाओं में क्या क्या दिया गया है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का आगमन, और फिरोज शाह तुगलक। और इन सब में जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है पुर्तगालियों का भारत आगमन लास्ट में होना चाहिए ना, लेकिन विजयनगर साम्राज्य भी हो सकता है लास्ट में हो, तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए मिला के देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये तो हमें सबको पता है कि कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ होगा, तो दो तो सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था, तो पहला दूसरा जो है वो सबसे पहले आएगा। और इसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक का ही समय काल आना चाहिए, तो दो के बाद चार आना चाहिए, तो दोनों में ही दिया है। अब देखिए इन्हीं दोनों में कंफ्यूज करिए, मतलब किया भी है एग्जामिनर, जिसमें आपको कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए पहले जो है पुर्तगाली आए थे कि पहले जो है विजयनगर के कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले ही पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है ये कृष्णदेव राय का समय काल आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ए सही है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये हम सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण किया, तो वो सब बातें छोड़ो। तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। ठीक है, और फिर देखिए पुर्तगालियों का भारत आगमन हम सब जानते हैं 1498 में सर्वप्रथम कलिकट में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा के नेतृत्व में। और ये देखिए कृष्णदेव राय, इनका समय काल कब से कब है, तो 1509 से 1529 है। ठीक है, तो इस वजह से इसका उत्तर ए हुआ। आगे देखिए फिर से क्रोनोलॉजी आ गया है, सबसे घटिया टाइप का क्वेश्चन मुझे क्रोनोलॉजी ही लगता है। आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है, कह रहे हैं एमबीटी के द्वारा अपनी जो राजधानी है उसका स्थानांतरण, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की बात की थी, बेचारा सफल नहीं हुआ। कह रहे हैं अफगानपुर षड्यंत्र, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर आता है तराइन का दूसरा युद्ध। तो बताइए क्या होना चाहिए। तो इन सब में ना अगर हम लोगों को कुछ पता हो या ना पता हो, ये सब तो हम लोग तो सबसे पहले जानते हैं कि तराइन का जो युद्ध है वो सबसे पहले हुआ था, तो इस वजह से ही आपको उत्तर मिल जाएगा कि सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र, और उसके बाद फिर एमबीटी का टाइम आया। तो जब खिलजी पहले आए हैं तो जाहिर सी बात है खिलजी की हत्या पहले ही होगी, उसके बाद तुगलक आए हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका टाइम पीरियड बाद में आएगा। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका पूरा का पूरा ईयर याद हो, ऐसे भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। अफगानपुर षड्यंत्र के द्वारा उलुग खां, जिसको हम लोग एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, इसको सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या यानी 1325 ईस्वी का दोषी माना गया, और सुल्तान एमबीटी यानी कि 1325 से 1351 जिसका समय रहा है, ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाना चाहता था, देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित करना चाहता था। अंततः क्या हुआ, परिणाम शून्य निकल के आया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबा सा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित अवतरण पर आपको ध्यान देना है। चलिए देते हैं ध्यान। कहना है अगले मतलब अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। अब पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सब तो आपको पता ही होगा, अक्षांश देशांतर ये सब पता ही है। आगे देखिए, जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चल करके उसने यात्रा की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वो यात्री कौन था जिसके बारे में बात की जा रही? क्या वो मेगास्थनीज था? लगता है क्या कि मेगास्थनीज होगा। फाहियान था या फिर मार्को पोलो या इब्न बतूता? मिल गया उत्तर, इब्न बतूता। कोई गाना है ना, इब्न बतूता बगली में जूता करके, वही है इब्न बतूता। ठीक है, तो देखिए 1271 में अपनी यात्रा इसने स्टार्ट की और 24 वर्षों तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान से सहायता प्राप्त कर मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चाइना और मंगोलिया ये सभी शामिल हैं। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों में था। यायावर मतलब समझ रहे हैं, घुमंतु लोग जो होते हैं उनको यायावर कहा जाता है। ये अनेक शब्दों में एक शब्द के रूप में पूछा जाता है। फिर आप देखिए, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई और विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा है और घुमक्कड़ था। ठीक है, उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण और पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन क्षेत्र, लगभग 44 देशों में 73,000 मील की यात्रा तय की। और देख रहे हैं 1,17,482 किलोमीटर, मतलब हद होती है घूमने की। 30 वर्ष के यात्री जीवन में इसने इतनी दूरी तय की है। आगे देखिए, आगे आपसे जो है ना, एक साइड क्या दिए गए हैं, शासकों के नाम है, दूसरी साइड कुछ उनकी रचनाएं हैं। कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, एक ही सही होगा, वही आपको बताता है। मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है मत विलास प्रहसन। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो 2024 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मत विलास प्रहसन ये किसकी है? महेंद्र वर्मन की। फिर देखिए, विजयनगर के शासक जो है कृष्णदेव राय, इनकी पुस्तक है अमुक्तमाल्यद, हम लोगों ने देखा। फिर देखा मत विलास प्रहसन, ये हम लोग देख ही रहे हैं कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम की थी। वहीं अगर हम राजा भोज की बात करें तो इन्होंने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की और सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ जो है उसकी रचना की। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम टाइम तक शासन किया? मैं वही सोच रही थी अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिखा, अब दिख जाना चाहिए था। तो ये क्या खिलजी हैं, तुगलक हैं, लोधी हैं या फिर सैयद हैं? कौन हो जाएंगे इसका उत्तर? तो ये हो जाएंगे खिलजी। ठीक है, आगे देखिए, तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी ने 1290 से मात्र 1320, 30 साल का ही शासन दिख रहा है इनका। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक, और वहीं सैयद ये 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किए। लोदियों ने कितना टाइम तक किया है? तो 1451 से 1526। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम टाइम तक शासन किया। आगे देखिए, आपसे कह रहे हैं कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन देखिए, खिज्र का, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह या अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिज्र खां हम सभी जानते हैं कि ये तो भैया संस्थापक ही थे, तो सबसे पहले आएंगे। और देखिए सारे के सारे ऑप्शन में पहले पे दिया है। फिर देखिए, खिज्र खां के बाद आया मुबारक शाह, यानी कि तीसरा आना चाहिए, और उसके बाद आया मोहम्मद शाह, देन आया अलाउद्दीन आलम शाह, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सबका समय देख लीजिएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आइनुल मुल्क मुल्तानी ने निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी इल्तुतमिश या फिर एफएसटी? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आइनुल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी और एफएसटी के अधीन अपनी सेवाएं दी थी। और इसने 1305 में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइनुल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत में भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। अपने लास्ट टाइम में जब उसकी मृत्यु एकदम नज़दीक थी तो वो दक्षिण भारत को विजय करने में व्यस्त था। फिर देखिए, कहना है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की स्टार्टिंग ये राजपूतों के टाइम पीरियड में हुई? तो भैया ये हो जाएगा जौहर प्रथा, ऑप्शन सी। ठीक है, यद्यप बाल विवाह, सती प्रथा ये सब इनके टाइम पीरियड में बहुत बढ़ गया था, लेकिन पहले से ही चला आ रहा था, तो जौहर जो है इन लोगों ने स्टार्ट किया। फिर देखिए, कहना है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? बताइए, क्या शायण है या फिर हेमचंद्र सूरी या मालधर वसु या पार्थसारथी? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि हेमचंद्र सूरी जी। ठीक है, तो जो हेमचंद्र सूरी हैं ये मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जैन धर्म के अनुयायी थे। वो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहा करते थे, उस दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई। तो समझ रहे हैं, आबू पर्वत में एक मंडप का निर्माण
जयसिंह सिद्धराज ने करवाया। और कह रहे हैं कि जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना गया। फिर से वही मतलब युद्ध आ गया है, फटाफट मिला लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध या कलिंग का युद्ध, प्लासी का, तराइन का युद्ध, जो आपको पहले आए वही मिला लीजिए। मुझे तो सारे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तराइन वाला देखिए, फिर हल्दी घाटी 1576, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, ध्यान से, हाँ ईसवी लिखा रहेगा तो मत मानिएगा, और प्लासी 1757। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मध्यकाल, आधुनिक काल और मतलब प्राचीन काल, तीनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मिला लेते हैं फटाफट। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो 41 23 कहाँ पे है, 41 23 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कब कौन सा किसके मध्य हुआ है, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, बहुत ये विद्युत क्वेश्चन है। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, और कह रहे हैं कि सूची 1 में अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक ये सब दिए हैं, और सड़क के आजम, चहलगामी अमीर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। पूरा तो दिया नहीं है एक पेज में, इल्तुतमिश और शेर शाह, तो ये सारी चीज़ें दी गई। चलिए सीधे हम लोग इसका उत्तर देख के इसको मिला लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब पूरा एक ही पेज में रहे तब तो सही रहता है, 2 पेज में कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए कि जो शेर शाह सूरी थे ना, इनके द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय जो सड़क रही है वो लाहौर से लेकर के सुनार गांव यानी बांग्लादेश तक जाती थी, जो कि सबसे लंबी थी, और इसे ही क्या कहा जाता था, सड़क ए आजम। ठीक, वहीं अगर हम प्रतीक मुद्रा की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए, सारी क्रांतिकारी कदम, मगर उनके फेल हो गए, तो वही है। ठीक है, फिर आईने दशाला पद्धति, ये अकबर के द्वारा भू राजस्व से रिलेटेड एक व्यवस्था थी। वहीं चहलगामी, तो 40 जो तुर्क सरदारों का समूह था चहलगामी, जिसे जो है किसने, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, आगे देखिए, और उसी में से बलवन भी एक था। फिर देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, तो ये जूता, पनही आज भी बोल देते हैं, पनही चप्पल। ठीक है, तो डी हो जाएगा जूता। ठीक है, फिर देखिए मध्यकालीन भारत में एक शब्द है फड़म, ये किसे निर्दिष्ट करता है, तो इसका मतलब होता है सिक्के। ठीक है, 19वीं सदी के बीच जो जारी सोने के सिक्के थे ना, इन्हें फड़म कहा जाता था। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ना क्वेश्चन बन सकता है क्या चांदी के सिक्के थे, तांबा के, जीतल के, या फिर सोने के, तो जो फड़म है वो सोने के सिक्के हुआ करते थे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किस चीज़ की, क्या गेहूं, चना, जौ, क्या हो, या फिर चना या मक्का की, तो बताइए क्या हो जाएगा भैया, उस टाइम पे मक्के की खेती नहीं होती थी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप देखिए कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार हमेशा से ही रहा है, आज भी हम लोगों के यहाँ तो भाई यही है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी, पहले भी थी, आज भी है। उर्वर भूमि और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत ठीक ठाक हुआ करती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें भी बोई जाती थी। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास, चना इन सब की खेती किया करते थे, लेकिन वे मक्के की खेती नहीं करते थे। ठीक है, और इब्न बतूता इन्होंने कहा कि किसान वर्ष में 3 फसलें काटा करते थे, कौन कौन, धान, गेहूं, ईख और कपास। ठीक है, इनकी मतलब जो खेती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती थी। जो मक्का है ये पुर्तगाली लेकर के भारत में आए थे, हम लोगों की ये मूल उपज नहीं मानी जाती है। और दक्षिण भारत में तो मसाले उपजाए जाते थे, आज भी केरल जो है वो मसालों के लिए एकदम। ठीक है, चलिए आगे, मेरे ख्याल से लास्ट होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किन के लिए होते थे, क्या ये सैन्य अधिकारी होते थे, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, या फिर शिल्पियों के श्रेणियों के प्रमुख, तो बताइए कौन होते थे, ये भैया गांव के मुखिया कहा करते थे। ठीक है, पटकिल और महत्तर, ठीक है, गांव के मुखिया थे। ये देख रहे हैं कितना भयानक है। चलिए फिर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति विज्ञान एसोसिएशन यानी इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, इन्होंने जनवरी मार्च 2004 में निकाला था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, इस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख में इस बारे में जानकारी मिली है कि प्राचीन समय में, और वो प्राचीन समय कब से कब तक का है, 600 से 1200 एडी, इसके मध्य में भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। आज भी तो हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि आगे देखिए कि वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका कहा जाता था, या ग्रामे याका कहते थे। ठीक है, वहीं अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो इसे ग्रामाकुत कहा जाता था या पट्टकिल कहा जाता था, और कर्नाटका में इसे क्या कहते थे, गवुंद। समझिए ये सारी शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में महत्तक कहा जाता था, तो उत्तर प्रदेश वाले इसको जरूर देखें। फिर देखिए, इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी, इसके लेखक कौन है? दिनेश चंद्र सरकार। इन्होंने भी महत्तक को गांव का मुखिया या पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया है। और ये उल्लेख करना उचित होगा भैया कि डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक, जिसका नाम क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड, इसमें महत्तर का इस प्रकार उल्लेख किया है। शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। इनके प्रधान महत्तर जो है ये कहे जाते थे। फिर आप देखिए, संघ लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर क्या माना है? बी माना है। ठीक है, तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, वही इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही है घुमा, पता नहीं कहाँ से इनको मिल जाते हैं। खैर, दिल्ली सल्तनत समाप्त होता हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया जाना समझा होगा। फिर मिलेंगे, और ज्योग्राफी के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।